तब्दीली यहाँ नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे इंतहाई अफसोसनाक जो सानहा मरी पेश आया, जिसमें 23 जानें जो हैं वो हलाक हो गई, जाँ बहक हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मरी का जो सानहा है ये आखिर किस वजह से पेश आया? क्या इस बार बर्फबारी मामूल से ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा कोई मौसम की शिद्दत थी, या फिर ये सिरे से हुकूमती और इंतज़ामी गफलत है और बद इंतज़ामी है? यही वजह है कि आज कौमी असम्बली के सेशन में खास तौर पे मरी के सानहे पे बहस करवाई गई और अपोजिशन लीडर ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में जो वजीर आला पंजाब रह चुके हैं साबिक, अपने दौर की मिसालें देते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह इस मौसम की शिद्दत के आगाज से पहले ही उनकी हुकूमत तैयारियां कर लेती थी। शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा किया सानहा मरी के हवाले से, बल्कि तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का भी मुतालबा कर दिया। अब ये इतना अंदोहनाक, इतना अफसोसनाक और इतना शर्मनाक और इतना दिल दहला देने वाला सानहा था, क्योंकि जो वीडियो सामने आई जो कि हम देखने के भी काबिल नहीं थी, जो चला भी नहीं सकते हम, लेकिन जाहिर है सोशल मीडिया पे फैली, सब लोगों ने देखी कि किस तरह से गाड़ियों के अंदर फैमिलीज जो है वो एक्सपायर हो गई। ये इतना दिल दहला देने वाला वाकया था कि इस पर क्या वजीर आजम इमरान खान का इस्तीफा बनता है? इससे पहले सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है, जो हमने पहले भी उठाया सवाल कि क्या ये मौसम की शिद्दत है या हुकूमती गफलत है, बद इंतजामी है, इंतजामिया की आखिर इसमें मामलात है क्या? अब दोनों जानिब से इल्जामात और उसके जवाबात और मजीद इल्जामात का सिलसिला अपोजिशन और हुकूमत की तरफ से जारी है। शहबाज शरीफ की आज कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर का जवाब देते हुए वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी अगर ये पिछली हुकूमतें अपने दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर लेती, वहां पे सूरत हाल बेहतर कर लेती, वसाइल लगा लेती, तो आज हमें ये दिन देखने पे ना मिलता। तो सानहा मरी का जिम्मेदार कौन है? मौजूदा हुकूमत है या पिछली हुकूमतें हैं? इस सानहे के हवाले से बात करेंगे और आइंदा इस किस्म के सानहात से किस तरह बचा जा सकता है, इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। और फिर आएंगे जरा सियासत के हवाले से, और सियासत में आज की इंपॉर्टेंट खबर ये है, जो उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ते बड़े तेज हो गए हैं और मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान के दरमियान भी एक बड़ा अहम राब्ता शहबाज शरीफ साहब की मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें इन हाउस तब्दीली के लिए पर तौले जा रहे हैं। और खबरें जो उड़ती उड़ती आ रही हैं वो ये भी हैं कि जी नवाज शरीफ साहब ने भी इन हाउस तब्दीली का इशारा दे दिया है। तो पक क्या रहा है अंदरूनी खाना, इसकी भी कुछ सुनगुन और इसका भी कुछ जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा MNA हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा तर्जुमान हैं अली परवेज मलिक साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रही हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं सूबाई वजीर हैं शहला रजा साहिबा। सदाकत अब्बासी साहब आ गए हैं जी क्या हमारे पास प्रोग्राम? सदाकत अली अब्बासी साहब जिनका ताल्लुक मरी से है, उनको मालूम है कि आज का लाइव प्रोग्राम है, बट उसके बावजूद वो अभी तक दिखाएं जी जरा, DSN जी दिखाएं कि हम बैठे हुए हैं और उनकी खाली कुर्सी दिखाएं जरा। ये सदाकत अब्बासी साहब के ऑफिस में DSN जी पहुंची हुई है, लेकिन अभी तक वो बैठे नहीं हैं। ये जिस तरह की सूरत हाल प्रोग्राम के साथ वो कर रहे हैं कि यहाँ पर भी लेट आए हैं, यहाँ पर भी देर से आ रहे हैं, यही सूरत हाल मरी में भी हुकूमत ने, इन्हीं की हुकूमत ने की है कि वहां पर भी देर से पहुंचे। 2 दिन तक लोग वहां पे फंसे रहे, 20 घंटे तक लोग फंसे रहे, लेकिन ये लोग वहां मदद को नहीं पहुंचे, वहां पर भी देर से पहुंचे। सदाकत साहब आएंगे तो उनसे इसका भी जवाब लेंगे, लेकिन जुडिशल कमीशन का मुतालबा क्यों? अली परवेज मलिक साहब और वज़ीर आज़म आखिर किस चीज का इस्तीफा दें? सानहात हो जाते हैं, दुनिया भर में हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया गरीदा, आज आपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं सिर्फ गुजारिश ये करूंगा, ये कोई सियासी मामला तो है नहीं,
یہ ایک ہیومن ٹریجڈی ہے، سانحہ ہے، ہمیں اس کو اسی نظریے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آج جب شہباز شریف صاحب نے اپنی حکومت کی، جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے، اس کی کارکردگی اور انہوں نے کیا انویسٹمنٹ وہاں پہ مری کے جو ٹورسٹ اسپاٹ کو سیکیور کرنے کے لیے کی، جب انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تو جس بھونڈے انداز کے اندر فواد چودھری صاحب نے اس کا جواب دیا، میرے خیال سے وہ قابل مذمت ہے، کیونکہ وہ ذاتی حملوں کے علاوہ وہ ان چیزوں کا جو فیکچول سوالات شہباز شریف صاحب نے کیے تھے ان کا جواب نہیں دے سکے، تو یہ قابل مذمت ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امید رکھوں گا ہم تھوڑا سا درد اور کمپیشن ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے ہیں اس سانحے کے اندر، ان کے لیے بھی رکھیں گے. اور یہاں پہ وکٹم بلیمنگ کا جو ایک دفعہ پھر سلسلہ وزیر اعظم صاحب نے شروع کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ساری کی ساری غلطی جو ہے وہ ٹورسٹ کی ہے کیونکہ وہ ویدر دیکھ کے نہیں گئے. میرے خیال سے ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنی چاہیے. جب اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے موٹر وے پہ فوگ آتی ہے تو حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، خاص طور پہ جب میٹ نے وارننگ ایشو کی ہے، کوئی ٹریول ایڈوائزری ایشو کرتی ہے، موٹر وے بند ہوتی ہے نا لاہور اسلام آباد کے درمیان، جب اسی قسم کی فوگ ایئرپورٹس کی انوائرمنٹ میں ہوتی ہے تو آپ کی فلائٹس آپریشن سسپینڈ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ذمہ داری سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ وہ سانحہ ہے جس کو ہم اوائڈ کر سکتے تھے. میری نظر کے اندر میں آ رہا ہوں جی بالکل، میری نظر کے اندر اگر ہم تھوڑا سا ویجیلنٹ ہوتے اور پرو ایکٹیولی اس معاملے کو حل کرتے، اور ہم جو ویٹ نے جب اس کے اوپر اپنی وارننگز وغیرہ بھی جاری کی تھی، اپنی جو آرگنائزیشن، اپنی جو ترتیب، اپنی ایڈمنسٹریشن کو ان پلیس کر لیتے تو شاید ہم ان قیمتی جانوں کا نقصان سے بچا سکتے تھے. اب جو شہباز شریف صاحب نے بات کی، دیکھیں مری کوئی آج تو ٹورسٹ اسپاٹ نہیں بنا نا جی، یہ سال ہاں سال سے اسی قسم کی ٹریفک مری کے اوپر آتی ہے، برف باری دیکھنے کے لیے بھی آتی ہے، گرمیوں میں بھی آتی ہے. تو یہاں پہ شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے انہوں نے پروٹوکول سیٹ کیے ہوئے ہیں. یہاں پہ خاص طور پہ ایک اتھارٹی بھی بنائی گئی ہے جو اس قسم کی ہنگامی صورتحال کے اندر ٹیکل کرتی ہے. انہوں نے اربوں روپے کی اکوپمنٹ، سنو ریموونگ اکوپمنٹ جو 6-6 7-7 فٹ تک اگر آپ کی برف باری ہو سڑکوں کو کلیئر کر دیتی ہے، تو اگر آپ اس اکوپمنٹ کی ٹائملی مرمت نہ کریں، اگر آپ اس اکوپمنٹ کو ٹائملی پلیس نہ کریں، کیونکہ غریدہ آپ جانتی ہیں جب آپ نے لاکھوں گاڑی، جس کو آپ گنتے ہوئے تو پائے گئے، جب آپ نے وہ لاکھوں گاڑیاں جب مری کے ایک چھوٹے سے ٹورسٹ اسپاٹ کے اوپر بھیج دی جس کی کیپیسٹی 5-10 ہزار گاڑیوں کی ہے، تو وہاں پہ سڑکوں نے چوک ہونا ہی تھا. اس کے بعد جب اس قسم کی برف باری ہوئی تو آپ کو وہ اکوپمنٹ جو ہمیشہ سے پنجاب حکومت پہلے پلیس کر دیتی تھی تو وہاں پہ پوزیشنڈ ہونی تھی. جب نہیں تھی تو obviously آپ اس کو موو نہیں کر سکے، آپ نے ریپیئر نہیں کرائی، آدھی خراب تھی. آپ نے جو وہاں پہ نمک کے آپ کے پاس ذخائر ہونے چاہیے تھے، آپ نے سنو کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ ٹائملی وہاں پہ پوزیشن نہیں کیے. تو شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے وہ بالکل مناسب ہے کہ امپارشل انکوائری ہو جو ایک جوڈیشل آفیسر کے نیچے ہو، تاکہ افسران ایک دوسرے اپنے پیٹی بھائیوں کو بتانے کی کوشش نہ کریں. اور اس کے بعد جب آپ ذمہ داری بہت لمبا ہو رہا ہے، مجھے باقی پارٹیسپینٹس کی طرف بھی جانے دینا. اگر آپ ذمہ داری فکس نہیں کریں گے، جس طرح کہ آپ نے نہیں کیا جب پی آئی اے کا کریش ہوا، آپ نے تیز گام کا حادثہ ہوا، اس میں کسی کو نہیں پکڑا، جب تک اگر آپ رسپانسبل لوگوں کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کریں گے تو انفارچونیٹلی اس قسم کی چیزیں ریپیٹ ہوتی رہیں گی. میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی، علی صاحب انکوائریز امپورٹنٹ، آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گی. پورے کا پورا پروگرام آپ تینوں پارٹیسپینٹس کے ساتھ ہے، لیکن باقی پارٹیسپینٹس کی طرف اگر جانے کی اجازت دیں مجھے. شیلا رضا صاحبہ، صداقت صاحب بھی پہنچ گئے ہیں میرے خیال فون پر ہوں گے یا ویسے ہوں گے تو ان سے سوال جواب کر لیتے ہیں. شیلا رضا صاحبہ، کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کو تو حکومت پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک تو حکومت نے کہا کہ جی آپ صرف سیاست بازی کر رہے ہیں، آپ لوگ صرف تنقید برائے تنقید، اپوزیشن برائے اپوزیشن، کوئی تعمیری مقصد آپ کا ہے نہیں. اور دوسرا آپ کے تو سندھ میں جب بارشیں ہوتی ہیں، اربن فلڈنگ وہاں جو حال ہو جاتا ہے، کراچی کا خاص طور پہ جس طرح سے وہ ڈوب جاتا ہے، جو ہلاکتیں ہوتی ہیں، تو آپ لوگ کم از کم پہلے اپنے صوبے کو تو سنبھالیں، بجائے اس کے کہ آپ پن پوائنٹ کریں یا فنگرز ریز کریں آپ مری کے سانحے پر. میں تو سمجھتی ہوں بڑے افسوس کی بات ہے اگر کوئی اس کا مقابلہ کراچی سے کرے گا. کراچی میں بارش کا 90 سالہ ریکارڈ ٹوٹا تھا اور اس میں تمام مشینری جو تھی وہ پھر بھی باہر تھی اور جتنی جلدی پانی ہٹا وہ الگ بات تھی. اور 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا تھا اور اس کی کوئی پیشین گوئی نہیں تھی. اور یہاں پہ 31 تاریخ کو بھی پیشین گوئی ہوئی اور اس کو 5 تاریخ کو بھی. اصل بات یہ ہے کہ وہاں پہ 4000 گاڑیوں کی گنجائش تھی
5000 जाती थी तो हमने माजी में उसको क्लोज होते देखा, बगैर चेन के गाड़ी अलाउ नहीं थी। अब आप मुझे इतनी सी बात बता दें कि 2 कमरे का एक घर जिसमें 2 अटैच बाथ भी हों और 6 लोग उसमें सर्व करने वाले हों, उसमें अगर आप 2000 लोग डाल देंगे तो वो कैसे सही होगा। अगर आप मॉल रोड की सूरत हाल देखें, जब वहां पे बर्फबारी हो रही थी, कोई ओमिक्रॉन का कोई तस्वुर था? कोई ये किसी ने सोचा था कि इतने सारे लोग किस होटल में बैठेंगे, हम कितने लोग ऊपर जाने दे रहे हैं, वहां पे होटलों की क्या गुंजाइश है? हम ये कह के एंजॉय कर रहे हैं कि आते जाओ फंसते जाओ, देखा कितनी गाड़ियां आ गई, वहां पे सब डबल चार्ज कर रहे हैं, लेकिन लोग खुशहाल है, वो डबल दे रहे हैं। तो ऐसी कोई सूरत हाल सिंध में नहीं थी, उसको आप इससे बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और उसके बावजूद भी हमने उसको सारा किया, हमारी मॉनिटरिंग, हम सब सड़क पे थे वजीर आला के साथ में। मेरी गाड़ी जो बॉम्ब प्रूफ है इंटरनल क्लीनिंग के लिए गई थी और 6 दिन में आई थी, हम सड़क पे थे। लेकिन अगर हमारी सूरत हाल से ज्यादा कि हमारी बारिश हो गई तो उसमें हमने सबको बचाया भी है। रही बात ये कि हुकूमत के पास सिर्फ यही बात नहीं है। मैं बकरीद के दिनों में नारान और कागान नारान गई थी। हाँ। वहां पे मैं सैफुल मलूक भी गई थी, वहां पर भी यही दिखाया गया था। और जब मैं बाबू सर टॉप पहुंची हूं तो मैं गाड़ी से नहीं उतरी, ओवर क्राउडेड था। कोई तो एक तरीका होना चाहिए ना कि बस इतने लोग जाएंगे, अब इससे ज्यादा नहीं जा सकते। सैफुल मलूक पे वही माफिया है, कोई उधर जा नहीं सकता, आपको वही जीप माफिया ले जाएगी। सारे रास्ते धुआएं पड़ती और धुआएं पड़ती आई, वहां पे कचरा ही कचरा। लेकिन शहला साहिबा ये सारा माफिया एक दिन में खड़ा तो नहीं हो गया ना, ये सारा माफिया सिर्फ 3 सालों में 2018 के बाद तो नहीं खड़ा हुआ ना। केपी में तो 7 साल से ये है ना, केपी में तो 7 साल से ये है। चीनी माफिया, गंदम माफिया के सामने तो घुटने टेक दिए, दवा माफिया के सामने, अब जीप माफिया के सामने भी घुटने टेके हुए। असल बात यह है कि आपको ये समझना चाहिए कि मामूल से ज्यादा बर्फबारी होगी तो हमें तो 4000 भी गाड़ियां नहीं भेजनी चाहिए। ठीक, आप कह रहे नहीं खूब गए, तो असल बात यहीं से है कि आप नहीं संभाल सके, आपको नहीं पता था। छिछोरेपन में, शेखी में आके आप ट्वीट कर रहे हैं और टैक्स कलेक्शन का आपका ये तरीका है कि इनडायरेक्ट टैक्स, और यहाँ पे ये है। फिर 3 साल से जो है ये बात भी आ रही है कि केपी में वो मरी में कोई सड़क जो है उसका कोई गड्ढा भी पूर्ण नहीं हुआ, तो इससे तो किसी ने नहीं रोका है ना। और ये एक हिल स्टेशन है, ये वक्त के साथ इसका एरिया कम हो सकता है लैंड स्लाइडिंग से, ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक, हर वक्त यहाँ मरम्मत ही चल रही होती है, तो आपने कैसे आने दिया इतने लोगों को? ठीक, संभाल ही नहीं सकता कोई। असल बात यही है कि आपने आने कैसे दिया। वैलिड क्वेश्चंस हैं आपके भी और अली परवेज मलिक साहब के भी। सदाकत अब्बासी साहब फोन पर कम से कम आ गए हैं जी। सदाकत साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है गरीदा, आ रही है। आप सदाकत साहब, एक तो सानहा मरी बहुत अफसोसनाक है, बड़ा शर्मनाक है, लेकिन जिस तरह से आप हमारे प्रोग्राम से इस वक्त गैर हाजिर हुए हैं, गायब हुए हैं, ये भी बड़ा अफसोसनाक है। कम से कम आपसे तवक्को नहीं थी, क्योंकि मरी जैसे सानहा डिस्कस हो रहा है और आप कमिटमेंट के बावजूद, ये लाइव प्रोग्राम है, आप तशरीफ नहीं लाए अभी तक। नहीं गरीदा, यही जो मरी वाला सानहा असेंबली में डिस्कस हो रहा था, तो चूंकि मैंने वहां पे भी डिस्कस करना था, तो इस वजह से मेरा जो प्रोग्रामों का स्केड्यूल था वो हमें बेशक सेशन चल रहा है इस वक्त, सेशन इस वक्त खत्म हो चुका है, मेरा लेट है, मैं आपको सेशन 8 बजे खत्म हो चुका है। और सदाकत अब्बासी साहब, आप कम से कम इन्फॉर्म कर देते कि आप अगर नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन बहरहाल ये एक सानहे, जिस तरह आप लोग सानहे में नहीं पहुंचे और वहां पे लोग जो हैं वो तड़पते रहे और मर गए बेचारे, वही सूरत हाल आपने हमारे प्रोग्राम के साथ की है। कमिटमेंट के बावजूद आप देर से पहुंच रहे हैं। नहीं, कमिटमेंट देखें, कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट पूरी भी होगी, जाहिर है। वो मैं टीवी के प्रोग्राम में था। एनीवे, जो आपका सवाल है उसका जवाब मैं आता हूँ कि देखें, जो भी एक हादसा होता है, सान्या होता है, उस पे अगर अमवात हो जाए तो उसमें कोई तोजी ढूंढनी बड़ी मुश्किल होती है। ज़ाहिर है हुकूमत की जिम्मेदारी होती है लोगों की जिंदगियां बचाना। लेकिन जो ये मेरे बहन भाइयों ने बात की, मैंने सारी सुनी है कि जी कोई वहाँ पे ये रूटीन की बर्फबारी नहीं थी। पिछले 25 साल में इस तरह की बर्फबारी नहीं हुई। ये बर्फबारी नहीं थी, ये एक
स्नो स्टॉर्म था जिसे हम कहते हैं 1.5 इंच की बर्फ पड़ी है। महकमा मौसमियात ने रिपोर्ट अपनी जारी कर दी। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? खुदा का खौफ करें कुछ। क्यों मौसम कभी मौसम पर डालते हैं, कभी पिछली हुकूमतों पर डालते हैं। अगर आपको मेरी मालूम मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उस पर आप बिलीव ही नहीं कर रही तो फिर मैं क्या नहीं, आप कह रहे हैं कि महकमा मौसमियात गलत कह रहा है। नहीं सुने मेरी बात। मैं महकमा मौसमियात की रिपोर्ट मैं तो वहाँ मौजूद था पिछले 3 दिन में उस बर्फ के अंदर मौजूद रहा हूँ। कितने फुट बर्फ थी? 3.5 फुट बर्फ पड़ जाना कोई मजाक नहीं है। और वो 1-1.5 घंटे में ये जो बर्फानी तूफान आया उस तूफान के बायस एक तकरीबन 16 दरख्त और 50 खंबे गिरे। एक रोड है जो मरी से आगे आती है, मरी से जाती है टुवर्ड्स नथिया गली, जिसको हम झीका गली, गुलडन्ना, बाड़िया मरी रोड कहते हैं। उसी रोड पे ये ट्रैफिक फंसी है, उसी रोड पे ये वाकयात। लेकिन सदाकत साहब, आप इस इलाके के रिहायशी हैं, आप जानते होंगे मरी है, मरी में ज़ाहिर है बर्फबारी ही एक्सपेक्ट की जा सकती है ना। वहां पे कोई फूल झड़ना तो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। कोई मैदानी इलाका तो नहीं है लाहौर का या दीगर कोई मैदानी इलाका तो नहीं है वहां पर। सो आप लोगों को तो पता होगा ना जो वहां की हुकूमती इंतजामिया है कितने सालों से, मतलब हिल स्टेशन है, नॉर्मल रूटीन की बात है बर्फबारी होना, आप लोगों की प्रिपेयर्डनेस नहीं थी सदाकत साहब? देखिए ना, मैं दोबारा से रीता में अर्ज करूं कि ये रूटीन की बर्फबारी नहीं थी जो 4 इंच 6 इंच 10 इंच बर्फ पड़ती है। ये 3.5 फुट की बर्फ पड़ जाना एक तो सर रूटीन की नहीं भी थी, हिल स्टेशन है ना, बर्फबारी लोग नहीं होने अगर मुझे आप सब रूटीन से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए थे ना, रोकना था उन्हें। अगर मुझे आप जवाब देने दें शैला साहब तो फिर उसके बाद आप कमेंट करें तो बेहतर रहेगा, लोगों को समझ आएगी। देखिए मैं दोबारा से कह रहा हूँ, रात को 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक वहां पे जो तूफान आया उस तूफान में दरख्त गिरे, बिजली के खंभे गिरे, बिजली डिस्कनेक्ट हो गई और जितनी मशीनरी थी वो एक तरफ रह गई, गाड़ियां की स्लिपरी हो गई। ये गाड़ियां वापस नथिया गली से आ रही थी, उनको रोक नहीं सकते थे। यहाँ पे गाड़ियां 6 बजे बंद की। हम सब ने अपीलें की कि मजीद सयाह ना आए। ज़ाहिर 2 दिन से बर्फबारी थी, मशीनें अपना काम कर रही थी। अब आप मुझे बता दें कोई कुदरती आफत आ जाती है, दरख्त गिर जाते हैं और रोड की टोटल विड्थ 10 से 12 फुट है, उसके साइडों पे भी बर्फ है, बंदा पैदल चल नहीं सकता। तो इसको तूफानी आफत में आपका जितना दिल करता है हुकूमत को लताड़े, हम मानने के लिए भी तैयार है। नहीं, दिल किसी का नहीं करता सदाकत साहब, दिल किसी का नहीं करता। ये सानेहा इतना बड़ा है और आप तो उस इलाके के रिहायशी, आप तो वहां के लोगों के नुमाइंदे हैं, मैंने कहा आप तो वहां के लोगों के नुमाइंदे हैं। तो ये जो तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आई है आपकी, ये भी गलत है जो कह रही है कि वहां पर तो सड़क ही ठीक नहीं हुई पिछले कई अरसे से, मशीनरी वहां मौजूद ही नहीं थी। ये रिपोर्ट भी हमारी हुकूमत की है, कमेटी भी हमने बनाई है। करार वाकई सजा भी देंगे। कोई जिसका नेग्लिजेंस होगी, कायली, सुस्ती, लापरवाही होगी, ऐसी बात नहीं है। हमें लोगों का दुख है, लोगों की अमवात हुई है, लेकिन ये अमवात खुदा ना खास्ता इस तरह बड़ी साइलेंटली हुई है। लोगों ने गाड़ियों के अंदर बैठे हुए थे, पीछे बर्फ आई, उनके वो साइलेंसर बंद हुए, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गई जो बड़ा स्लो किलर है, बड़ा साइलेंट किलर है। यानी कि खुदा का नाम ले सदाकत साहब, खुदा का नाम ले। आप भी लोगों को जिम्मेदार कह रहे हैं कि लोग अपनी गाड़ियों में सोए पड़े रहे, उनकी वो साइलेंसर बंद हुए गाड़ियों। मैंने ये नहीं कहा। मैं देखिए मेरी बात सुने, इस तरह नहीं होता कि आप मुझे ना मैं यही नहीं कह रहा कि लोगों का कसूर है। भाई बेचारे लोगों का कोई कसूर नहीं है, किसी को मालूमात नहीं है कि अगर बर्फबारी में अगर आपका साइलेंसर बंद हो जाए तो वो बैकवर्ड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड आती है। मैंने सब लोगों के डेथ सर्टिफिकेट चेक किए हैं, सबकी डेथ दम घुटने से हुई है। अब दम घुटने का वाकया किसी जगह पे होगा तो आप उस पर, मैं कहता हूं हुकूमत की जिम्मेदारी है, हर चीज की जिम्मेदारी, लेकिन जिस तरह आप इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि शायद हमारे सामने लोग मरते रहे और हम देखते रहे, ऐसा नहीं होता। जाहिर है मरी में जो आपकी रोड इंतजामी जैम है, ये एक रूटीन का फिनोमेना है। उसमें ये वाकया हो गया जिससे ये हाईलाइट होगी चीज और आज हम इसका जवाब दे रहे हैं। और इसकी कमेटी जो है वो 7 दिनों में उन्होंने फैसला किया था, 2 दिन गुजर गए, 5 दिनों में एक बंदे को सामने लेके आएंगे कि मेट ऑफिस ने क्या कहा था, बर्फबारी कितनी हुई थी और कितना उसमें जो है ना वो किसका कसूर है। ये इस तरह मैं नहीं समझता कि आप मुझे मेरे पे सारे चढ़ाई करके तो कोई इसका हम जो असल वाकया है उसको मैं अंडरमाइन कर सकता हूं या आप उसको बढ़ा चढ़ा सकते हैं। नहीं सदाकत साहब, आप पे चढ़ाई कोई नहीं कर रहा। नंबर 1, एक तो सवालात कर रहे हैं क्योंकि 2 चीजें हैं, एक तो आप हुकूमत से हैं, शैला साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, एक तो सदाकत साहब आप हुकूमत से हैं, दूसरा आप मरी से हैं, तो वहां के लोगों के आप नुमाइंदे हैं, वहां के लोगों की आपसे तवक्कुआत हैं, तो जाहिर है हम सवाल आपसे ही करेंगे, सवालात से नाराज ना होइएगा सदाकत साहब। और इन द मीन टाइम सदाकत साहब मेरा जवाब सुने,
एक ब्रेक का वक्त भी हो गया, डॉक्टर साहब एक ब्रेक का वक्त भी हो गया ताकि आपको वो IFB वगैरह लग जाए। एक ब्रेक का वक्त भी हो गया। शैला साहब भी कोई सवाल करना चाह रही हैं और अली साहब के भी सवाल बरकरार हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं अली परवेज मलिक साहब, शहदा रजा साहिबा और सदाकत अली अब्बासी साहब। सदाकत साहब, एक तो ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाहते थे, दूसरा शैला साहिबा और अली परवेज साहब आपके आने से पहले यही पॉइंट रेज कर रहे थे कि जी अगर आपको ठीक है मौसम का नहीं भी पता था कि इतने फुट बर्फ पड़ गई है या मशीनरी या नाकाम हो गई है, जो भी ये सारे एक्सक्यूजेज हैं, बट आपने एटलीस्ट इतनी गाड़ियां 1,64,000 नॉर्मली मरी के अंदर 30-40 हजार से ज्यादा गाड़ियों के बाद बंद कर दिया जाता है दाखिला, तो 1,60,000 से ज्यादा गाड़ियां आपने जाने क्यों दी? नहीं, बिल्कुल ये जो एतराज है ये बिल्कुल ठीक एतराज है। अगर ऑपोजिशन ने उठाया है तो हमें इनके एतराज की रिस्पेक्ट है कि ये शायद हम इतना एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे और इंतजामी तौर पे हमें गाड़ियां बंद कर देनी चाहिए थी। लेकिन मैं गरीदा आपको बताऊं, मैं वहां का रहने वाला हूं और मैं जाहिर है मैं वहां का MNA भी हूं। ये मरी में ट्रैफिक जैम गाड़ियों का 2, 4, 6 घंटे का ये रूटीन होती है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। इसमें फर्क इस दफा ये आ गया कि ये स्टॉर्म आ गया और स्टॉर्म के बाद वो बेचारों ने की बदकिस्मत लोगों की वो उन्होंने गाड़ियों में स्टे करने की कोशिश की, होटलों में भी, क्योंकि लाइट नहीं थी, बिजली भी चली गई स्टॉर्म की वजह से, क्योंकि खंबे गिरे और तारों के ऊपर बर्फ जम गई। तो ये सारे वाकयात हैं जिनको आप हादसाती या आफाती कहते हैं, ये कुदरती आफात हैं, इनको फिर हमने हैंडल करना है। और जिस तक इंतजामिया की कोई अगर नेग्लिजेंस है तो मैं यहाँ बैठ के उसको डिफेंड नहीं करूंगा कि नहीं बड़ा अच्छा किया। अगर ये हादसा ना होता तो शायद हम बड़ा तारीफ कर रहे होते कि जी बहुत गाड़ियां चली गई, बड़ा टूरिज्म है, बड़ी लोगों में आसाइश है, लोगों को यानी लोग आसूदा हो गए। लेकिन जब ये हादसा हो गया, अमवात हो गई, तो मेरा ख्याल है कि वो चीज उल्टी हो गई और मैं इसको तस्लीम करता हूं कि इस हद तक इंतजामी ये खामी जरूर थी। कम से कम बैलेंस बात कर रहे हैं अली परवेज मलिक साहब। देखें, मैं सिर्फ गुजारिश ये करूंगा अपने भाई से, आप तारीफ कर नहीं रहे होते, आपने तारीफ की थी। अगर आपको याद हो, फवाद चौधरी साहब ने गाड़ियां गिन के हमें बताया था और उसके बाद ये सानिया हुआ। पर जो मैं आपसे रिपीट करूंगा यहाँ पे अपनी बात, मैंने पहले सेगमेंट में बात की, आज हम इस चीज को यहाँ पे डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि हम इस हादसे से, इस सानिये से कुछ सीख के अपने इंतजामी मामलात को इस तरह से बेहतर करें कि अल्लाह ना करे इस किस्म की कोई दोबारा ट्रेजेडी हमारे सामने आए। और मैंने आपसे पहले कहा था कि इसके ऊपर सियासत करने के बजाय हमें इसके अंदर कोई इस्लाह का पहलू ढूंढने की जरूरत है। तो मुझे ये बताएं, अगर आपकी भी ये नीयत है, शैला साहिबा की भी यही नीयत है, मेरी भी यही नीयत है, तो आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन से क्यों भाग रहे हैं? वहां पे अगर वो बता देंगे कि अनप्रेसिडेंटेड वहां पे बर्फबारी हुई थी, स्टॉर्म हुआ था, तो सब लोगों के क्वेश्चंस एक दफा सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर वो बता देंगे कि आपने जो स्नो रिमूविंग इक्विपमेंट थी उसकी रिपेयर करवा के उनको जो रेलेवेंट जगहों के ऊपर डिप्लॉय कर दिया था, तो सबके ये खदशात दूर हो जाएंगे। अगर वो बता देंगे कि जो नमक के जखीरे आपको फर्क फर्क जगह पे रखने थे वो आपने प्लेस कर दिए थे, तो उससे सब खदशात दूर हो जाएंगे। अगर वो बता देंगे कि जो कैपेसिटी थी मरी की गाड़ियों को एंट्री देने के लिए आपने उसके बाद चीजें रोक दी थी, तो सबकी तसल्ली हो जाएगी। गुजारिश ये, अगर आप इस इंक्वायरी को रोकेंगे तो सब आपकी नीयत के ऊपर शक करेंगे कि आप कुछ ना कुछ चीज छुपा रहे हैं। तो गुजारिश ये, अगर आप मरी के साथ हमदर्द हैं, वहां पे आप इस तकलीफ का दर्द रखते हैं, तो आए हमारे साथ मिलकर ये आवाज उठाएं कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। और एक सेकंड के लिए मैं सिर्फ खत्म कर दूं, अपनी तरजीहात ठीक करें। अगर वसीम अकरम प्लस के लिए पार्टी की तंजीम साजी जब इस किस्म की तबाही मरी की सड़कों के ऊपर आ रही हो, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो यही नतीजा निकलेगा। अगर डस्का इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर जिस कमिश्नर को नालायक और नकट्ठू कहा जाए, बदनीयत कहा जाए, उसको उठा के डस्का कहीं और चली गई है। आज सिर्फ मरी के साने की बात हो रही है। सिर्फ मरी के साने, मैं मरी की बात कर रहा हूं, आपने इंटरप्ट कर दिया। अगर डस्का की इंक्वायरी की रिपोर्ट के अंदर एक कमिश्नर को कहा जाए कि ये बदनीयत और नालायक है, आप उसको उठा के पिंडी का कमिश्नर लगा दें जिसकी कमांड में मरी आता है, तो उसके बाद इस किस्म का हादसा हो जाए तो आप क्या कहेंगे? नेचुरल डिजास्टर है कि दिस इज अ डिजास्टर व्हिच कुड बी अवॉइडेड। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि जिम्मेदारी का एहसास करें। और जो यहां पे आप फरिश्ते बन रहे हैं ना कि हम इसके अंदर एग्जाम्पलरी पनिशमेंट लोगों को देंगे, बताएं तेजगाम के अंदर आपने किसके ऊपर जिम्मेदारी ठहराई और किसको मिसाल बनाया? बताएं कि जब PIA का हादसा हुआ था तो वजीर आजम तो नथिया गली के अंदर था, क्या उनके वो जो वहां पे लवाइकीन थे उनको जाके मिला? किसके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स की? खामखा हर इशू के ऊपर सियासत मत करें, डिमांड करें। अगर आप मरी के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, आपने उनकी आवाम को जवाब देना है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट के जज के नीचे।
और जिम्मेदारी फिक्स की जाए और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाए। सदाकत साहब क्विकली इसका जवाब दें, फिर मैं शैला साहिबा का पॉइंट भी लूंगी। बट सदाकत साहब ने जो अली परवेज साहब के हैं, सदाकत साहब साथ में सवाल भी ले लें, मेरा सवाल भी साथ में ले लें कि जुडिशल कमीशन बनाने के लिए फिर पीटीआई तैयार क्यों नहीं है। प्लस इमरान खान साहब की एक पुरानी वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि जो कोरिया में अगर कश्ती डूब जाती है तो वहां का प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दे देता है, तो यहाँ पर क्या वज़ीर आज़म का इस्तीफा बनता नहीं है? सदाकत साहब देखिए, मेरी बात सुने, मेरा ख्याल था कि एक सीरियस डिस्कशन हो रही थी, इन्होंने सारी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की, चले इन्होंने कर ली। तो मुझे बताएं, जब आप शहबाज शरीफ साहब के दौर में बच्चों को ऑक्सीजन की वजह से बच्चों की मौत हुई थी, जब आपकी जगह जगह आग लग जाती थी, तो कितनी दफा शहबाज शरीफ ने इस्तीफा दिया था? देखें, मैं ये कह रहा हूं कि 4 से 5 दिनों में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब होम जो है उनकी क़यादत में जो कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट आने दें। और तो ये जुडिशल कमीशन बनवा देना। ये शहबाज शरीफ का, मुझे शहबाज शरीफ का दौर नहीं है जहां हर जुडिशल कमीशन पे एतराज क्या है? लगती थी और उसमें ये पूछें, जुडिशल कमीशन पे एतराज क्या है? नहीं, मैं पूरी बात कर लूं। अगर वो रिपोर्ट जो पंजाब गवर्नमेंट ने जमा करानी है, हाँ। वो ऑपोजिशन, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ये मुतमईन हो जाएगी। और अगर इसके बाद हमने इनकी कोई इत्मीनान ना हो तो जुडिशल कमीशन बनाने पे भी कोई एतराज नहीं है। अच्छा। लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भी कमीशन जब फैसला करे और इनकी मर्जी का ना हो, तो आपको पता मरी नहीं की कि आवाम करेगी, आए यहाँ पे आवाज उठाएं और जुडिशल कमीशन डिमांड करें ताकि जिम्मेदारी फिक्स किया जाए। आपके शहीदों को अपने जुडिशल कमीशन बनाए। सदाकत साहब को मुझे जवाब देने देना, इस तरह पे ठीक नहीं है कि अगर हम कोई ऐसा जुडिशरी में ये दे दें और आपके मतलब का फैसला ना हो तो आप मुझे क्यों निकाला, इसके पीछे कोई और है, इनको किसने इख्तियार दिया है, आपको वो याद है ना? इसलिए हम इंतजामी अफसरों से ये फैसला, मुझे बात तो करें अली साहब, आप बैठे ना वहाँ पे, हमें इंतजामी जो हमारे अफसरान है साइकिलों पे वज़ीर आज़म उसाना था, रिपोर्ट आएगी। अगर उस रिपोर्ट पे आपको एतराज हुआ तो फिर आपकी मर्जी का जज होगा, क्योंकि जो जज आपकी मर्जी का नहीं होता उससे फिर लंदन से गालियां पड़ती हैं उनको, लंदन से वहां खबरें सुनाई जाती हैं। कोर्ट क्या कोई भी जज अपॉइंट कर दो, ये तो बात खत्म होती है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज बना दो, मरी की आवाम एहतसाब करेगी इस नाहक अली साहब एक मिनट, अली परवेज साहब कमीशन बना दो, अली परवेज साहब यहाँ पे जिम्मेदारी फिक्स करो, मिसाली पनिशमेंट। अली परवेज साहब 1 मिनट, मैं टाइम खुद दूंगी, सबको दूंगी। शैला साहिबा का टाइम काफी देर से ड्यू है। शैला साहिबा कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर मेरी बात मुकम्मल होने दें गरीदा, देखिए 10 सेकंड और। अच्छा सदाकत जी, सदाकत साहब जी, सदाकत साहब 10 सेकंड दे दें, कमीशन आप कुछ भी करें, लेकिन शैला साहब 1 मिनट, सदाकत साहब को 10 सेकंड में जवाब मुकम्मल करना चाहते हैं। जी सदाकत साहब क्विकली प्लीज। देखिए, कहाँ 10 सेकंड में बात कर सकते हैं? एक तो ये है कि ये हादसा हुआ, इसके जितने जिम्मेदारान हैं उनका हिसाब और आइंदा ऐसा हादसा ना हो, उसके लिए कोसाड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो 15 जनवरी से जिसने बनना था, जिसमें मरी, कोटी, सतिया, कोटा के तमाम टूरिज्म एरियाज के लिए 5 जो सूबाई सेक्रेटरी हैं, जो प्रोविंशियल सेक्रेटरीज हैं, उन पे मुश्तमिल एक बोर्ड है जो जिसने ये होटलों की ब्रांडिंग भी करनी है, इनकी 10 सेकंड हो गए। आप बताएं, पिंडी का कमिश्नर वही है जो 10 का तमाम चीजों का, यार बात तो करने दें अली साहब, क्विकली जवाब दे देना, फिर शैला साहब का इदारों का अहाता करना है और मरी को इंतजामी तौर पर जिला बना देंगे ताकि ये टूरिज्म के हवाले से जितनी शिकायतें हैं वो दूर हो। ठीक है सदाकत साहब, ठीक है। जुडिशल कमीशन बनाओ, जुडिशल कमीशन बनाओ और ये बताओ कि कमिश्नर पिंडी कौन है। सदाकत साहब और अली परवेज साहब, टाइम मेरे पास ब्रेक पर जाने का हो रहा है, लेकिन शैला साहिबा को मुकम्मल टाइम मिलेगा। जी शैला साहिबा, जी शैला साहिबा। देखिए, मैं कह रही हूँ आप उसे जिला कोसार बना लें, आप उस पे जुडिशल कमीशन बिठा लें। हाँ। मैंने जो है चीफ सेक्रेटरी का भी जो है ट्वीट देखा जिसमें वो ट्रिब्यूट कर रहे थे, उसको शाबाश दे रहे थे एसी को कि 1 लाख से ज्यादा लोग वहां जा चुके हैं। मुझे सिर्फ अकल को छूने वाली बात बताएं कि जहां पर गुंजाइश ही नहीं है, 4000 गाड़ियों की गुंजाइश है। हम भी देख रहे हैं काफी अरसे से कि 5000 गाड़ियों के बाद, जबकि ये इतनी फोरकास्ट भी नहीं होती थी कि हैवी जो है स्नोफॉल होगी, बंद कर दी जाती थी, चेन के बगैर नहीं आने दी जाती थी। तो जब 1,64,000 गाड़ियों की आप खुशी खुशी खबर सुना चुके हैं तो आप रेस्क्यू करेंगे कैसे, मुझे ये बताते हैं। तो आप सीधी बात यह है कि आपने प्लान ही नहीं किया था कि आप रेस्क्यू करेंगे कैसे, आपने सिर्फ आते जाओ फंसते जाओ किया था। तो एक तो सीधी बात यह है। दूसरी बात जो है वो ये है कि जनाब
اگر مثال لی جاتی ہے بہت ساری اور بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں تو ٹیررزم کے خلاف آپریشن راہ راست ہو رہا تھا اور دھماکے ہو رہے تھے، لیکن جب بلوچستان میں دھماکہ ہوا تو سارے لوگ وہاں پہنچ گئے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ہٹا کر وہاں پر گورنر راج لگایا گیا، جس وزیر اعلیٰ کو نشانہ بنایا گیا، اسی وزیر اعلیٰ نے دوسری پارٹی جوائن کی اور وہاں سے وہ پھر جیت گیا، اور اس کے بعد بھی وہاں پہ دھماکے ہوئے، ہمارے بعد اس سے بڑے دھماکے ہوئے لیکن کوئی گورنمنٹ نہیں گرائی گئی۔ تو یہ ایک طریقے ہم نے بھی دیکھے کہ کیا چل رہے ہیں، لیکن بات ساری یہی ہے کہ جس حکومت کو، جس کے وزراء کو یہی سینس نہیں ہے کہ الرٹ آ گئی ہے اور اس کے بعد ہم 1 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں وہاں بھیج کے 1,64,000 خوش ہو رہے ہیں، تو پھر آپ یہ مت کہیں کہ مس مینج ہوا، آپ نے کیا۔ رائٹ، ٹھیک ہے، ایک بریک کا وقت ہو گیا کیونکہ لائیو پروگرام ہے شعلہ صاحبہ، لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک۔ علی پرویز ملک صاحب، صداقت عباس صاحب بھی موجود ہیں، واپس آئیں گے، تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے، کیا ممکن ہے یا نہیں۔ لیٹس کم بیک آفٹر شارٹ بریک پلیز۔ جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں صداقت علی عباسی صاحب، شعلہ رضا صاحبہ اور علی پرویز ملک صاحب۔ ان ہاؤس کی خبریں ایک بار پھر سے گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی پلس مولانا کے رابطے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے۔ علی پرویز ملک صاحب، کیا واقعی مسلم لیگ نون نواز شریف راضی ہو گئے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے؟ آپ لوگ سنجیدہ ہیں اس بار؟ دیکھیں غریدہ، یہ جو ان ہاؤس چینج والی جو بحث ہے نا، یہ ویسی اس وقت irrelevant ہو جاتی ہے کیونکہ اس ہفتے آپ جانتی ہیں ووٹنگ ہونے جا رہی ہے منی بل کے اوپر، تو ہمارے پاس اگر وہ میجورٹی موجود ہوگی تو آپ کو وہ جب ووٹنگ منی بل کے اوپر ہوگی سامنے نظر آ جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ ان نالائکوں کے ٹولے سے، جن سے وہ اکوپمنٹ جس سے مری کی سڑکوں کو کلیئر رکھنا تھا، اگر ان سے وہ ریپیئر ٹائملی نہیں ہوتی، ان سے وہ ڈپلوائے ٹائملی نہیں ہوتی، تو ان سے جتنی جلدی ہم چھٹکارا حاصل کر لیں یہ اس عوام کے لیے بہتر ہے۔ شہباز صاحب کی بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی اور پھر خبر ہے کہ شہباز صاحب کی مولانا صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، تو بالکل ان دونوں کی جو پارٹیز ہیں وہ اسمبلی کے اندر موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مل کے، بلکہ صرف یہ 2 پارٹیز نہیں، مولانا صاحب کی تو بہت زیادہ پریزنس نہیں ہے نا، مولانا صاحب کی پارٹی کے تو بہت زیادہ پریزنس نہیں ہے، ان کے باقی پارٹی کی نمائندگی موجود ہے۔ ہم تو جو ایک جو ممبر کی پارٹی ہے اس کے پاس بھی جا رہے ہیں کہ آئیں، یہ جس قسم کی مطلب ان ہاؤس تبدیلی کے لیے کوئی خاص سنجیدگی نہیں ہے۔ دیکھیں پری میچور ہے، اگر ہمیں وہ چیز کرنی ہوگی تو ہمیں وہاں پہ سینٹ کے اندر سنجرانی صاحب سے وہ آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس نیومیریکل اسٹرینتھ موجود ہے، پر اگر ہمارے دوست جو ہیں اس کے اوپر نہیں موو کرنا چاہتے تو ہم تو اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے نا۔ میں تو یہی دوست نہیں موو کرنا چاہتے، لیکن پیپلز پارٹی کی تو یہی آپشن تھی سب سے پہلے اور یہی ان کی جو ہے نا ایک ایڈوائس بھی تھی۔ شعلہ صاحبہ آج غریدہ دوبارہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کرنے میں سینٹ میں کیا قدغن ہے، مجھے بتائیں کیا انکمبرنس؟ شعلہ صاحبہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے نون لیگ اگر راضی ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی ویلکم کرے گی؟ کوئکلی پلیز۔ بالکل، دیکھیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہاؤس کے اندر بھی جو ہے اپوزیشن پارٹیز ایک پیج پہ رہیں اور ہم بالکل کریں گے۔ ٹھیک ہے صداقت عباسی صاحب، اگر یہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے، کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ نواز شریف راضی ہو گئے ہیں، سگنل دے دیا انہوں نے اور اس کے بعد اب ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی، تو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے خطرہ؟ مانے خوف، ان کے تبدیلی کے جو ڈائلاگ مارتے ہیں ہم ڈر جاتے ہیں۔ غریدہ 2 درجن بلکہ 3 درجن پی ڈی ایم کی میٹنگ، آدھا درجن لانگ مارچز کی، یعنی 2 درجن لانگ مارچ کی دھمکیاں، آدھا درجن فلاپ لانگ مارچ، اور پتہ نہیں استعفے اور آر یا پار یا سٹوریاں۔ کہانی کیا ہے؟ 0/0/0۔ یہ بیچارے اس کو پکڑ کے لے کے آئے تھے، ان کو کرپٹ، ڈس آنےسٹ، بے ایمان سمجھتی ہے، یہ خود بھی اپنے آپ کو بے ایمان سمجھتے ہیں۔ ان کو پتا ہے ہمارے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ روز ایک نئی تاریخ دیتے ہیں کہ اب ہم یہ کریں گے، بچ جاؤ ہمارے ہم ان کو مشترکہ اجلاس میں لایا گیا تھا سارے۔ یار علی صاحب بات تو کرنے دیں، نہیں بس آپ کی میں نے بات سنی ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک، آپ اتنا کیوں ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں جناب؟ اچھا یار بات تو سنیں کہ یہ جناب دھمکیاں دے دے کے، یہ تاریخ پہ تاریخ دے کے اپنا غریدہ یہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہیں۔ تاریخ پہ تم لوگوں نے تاریخ دیے، کل اچھے حالات ہوں گے، پرسوں اچھے حالات ہوں گے، تاریخ پہ تاریخ دھمکی۔ شعلہ رضا صاحبہ کو بھی ڈانٹ پڑے گی، عوام کے دن بدلیں گے، عوام کے دن بدلیں گے۔ صداقت عباسی صاحب ڈانٹے میں آ رہی ہے۔ عامر لیاقت نے کیا کہا تھا مشترکہ اجلاس میں؟ ہمیں پکڑ کے لا رہے ہیں۔ ان دونوں کو صداقت صاحب 2 لانگ مارچ آ رہے ہیں، ایک پیپلز پارٹی کا اور ایک پی ڈی ایم کا۔ جی ایک 6واں لانگ مارچ ہے، ایک 7واں ہے۔ اب جو پہلے 5 لانگ مارچز کا حال ہوا ہے
ظاہر ہے 6-7 کا بھی یہی ہوگا. مجھے پتا ہے نا, آپ کو یاد ہے کہ کیا دھمکیاں لے کے یہ آئے تھے. ہر سردیوں میں ان کو اسلام آباد میں آ کے تو لانگ مارچ کرنا ہوتا ہے, کبھی مولانا کے پیچھے, کبھی پیپلز پارٹی کے پیچھے, کبھی نون کے پیچھے, کبھی پی ڈی ایم کے پیچھے. تو یہ فلاپ سی جماعتیں ہیں, ان کا کیا کوئی نہیں ہے. عمران خان کا مقابلہ یہ سارے مل کے نہیں کر سکتے, اور یہ اندر سے اللہ نہ کرے ان سے مقابلہ کرنا پڑے, ورنہ تو اب تک کشتی ڈوبنے پہ استعفیٰ دے چکے ہوتے. مقابلہ ہے ہی کوئی نہیں. یہ سوال کا جواب رہ گیا تھا. شیلا صاحبہ کراچی میں بارش ہونے تھوڑی سی تو آپ کو تو پانی آ جاتا ہے. آپ کو تو پتہ ہے وہ پی ڈی ایم اے کے سربراہ ہیں. آپ نے کتنی دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے خودکشی بھی کرنی چاہیے تھی. آئی ایم ایف کے جانے کے پہلے انہوں نے خودکشی کرنی تھی. پی ڈی ایم اے کے سائیکل پہ وزیر اعظم ہاؤس میں آنا تھا. اسٹیٹ بینک کا بل تھا, خریدا, اس میں پیپلز پارٹی اور نون نے ہماری سپورٹ کی ہے. کہاں کی ہے بھائی؟ ایک منٹ, اسٹیٹ بینک کے بل پہ سپورٹ کیا ہے. کہاں کی ہے بھائی؟ غریدہ ایک منٹ صداقت صاحب, میں اس کمیٹی میں بیٹھا تھا. یہ تو بھائی آیا لیٹ ہے, جس طرح آپ کے شو میں لیٹ آیا تھا. مجھے بتا دیں, اگر دونوں اپوزیشن کی جماعتیں, آپ ٹائم پہ آئے تھے, آپ ٹائم پہ آئے تھے, آپ ٹائم پہ آئے تھے, آپ ٹائم پہ آئے تھے. صاحب ایک منٹ, ایک سیکنڈ سے پوچھے ٹائم پہ آئے تھے. ٹائم کی تو بات کی ہے, لیکن کیا میرے بھائی غریدہ غلط بیانی کر رہے ہیں. وہاں پہ احسن اقبال صاحب, نوید قمر صاحب دونوں کہہ کے گئے ہیں کہ ہم آپ کو ڈائسینٹنگ نوٹ اپنا بھجوا دیں گے. یہ کہہ رہے کہ جی وہاں پہ اتفاق رائے سے ہو گیا. صداقت صاحب سپورٹ کیا ہے نون اور پیپلز پارٹی نے. غریدہ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. سنیں, نوید قمر, یار بات تو کرنے دیں. کیوں کرنے دیں؟ آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کو بات سننے دیں. غلط بات کر رہے ہیں. وہاں پہ جب وہ کہہ کے گئے ہیں ڈائسینٹنگ نوٹس دیں گے, اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اتفاق رائے سے کریں؟ آپ ٹائم پہ آئے تھے وہاں پہ, مجھے بتائیں کمیٹی کی میٹنگ پہ آپ غریدہ کے شو کے اوپر ٹائم پہ آئے تھے. آپ جب لیٹ آئے آگے بات سنیں تو اس کے بعد اس طرح سے جانا غلط. علی صاحب ایک منٹ, غریدہ بہت پریشان ہے آپ کے لیے. علی صاحب ایک منٹ, صداقت صاحب جی. فائنانس کمیٹی میں مسلم لیگ نون نے جتنی تجاویز ہمیں دی ساری ہم نے ان کی مان لی, اور متفقہ جو ہے وہ بل منظور ہوا. انہوں نے کہا ہم نے تھوڑی سی یہ نوٹ آف ڈسینٹ دینا ہے, ہم نے کہا ہم رکھ لیتے ہیں, ادروائز اسٹیٹ بینک پہ پیپلز پارٹی نون ہم اکٹھے تھے. ہاں جے یو آئی نے اعتراض کیا, انہوں نے کہا ہم اس کا نہیں مانتے, اور ادروائز پیپلز پارٹی اور نون اور ہم اکٹھے تھے. اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اس پہ ڈیبیٹ اگلے پروگرام میں کر لیں گے کہ ہوا کیا تھا, خبر سامنے آ جائے گی. بہرحال آج کے لیے بہت بہت شکریہ. صداقت کا بیان یاد رکھے. اس کا جواب لینا تھا جو صداقت صاحب نے ابھی تک نہیں دیا, لیکن پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا. شیلا رضا صاحبہ, صداقت عباسی صاحب اور علی پرویز ملک صاحب بہت بہت شکریہ. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اللہ حافظ.